नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के NCERT बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का पहला क्लास है और इसमें हम देखेंगे आज कक्षा 6 के 3 चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो जो पहला अध्याय वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, और इससे कुल 8 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न हुआ है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो पहला कह रहा है वो कह रहा है आपका कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों के उपजाने की शुरुआत हुई थी। तो जो कि आपका बिल्कुल सही है कि सबसे पहले गेहूं और जौ के उपजाने की शुरुआत की गई थी। दूसरा है कि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। तो इस प्रकार से आपका यह स्टेटमेंट गलत होता है दूसरा वाला। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कि सबसे पहले गेहूँ और जौ को उपजाया गया था। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर देखते हैं। तो बेसिक तौर पर इन फसलों को उपजाने का जो कार्य था वह सुलेमान और कासेतर की पहाड़ियों में किया गया था। तो बेसिक तौर पे सुलेमान श्रेणी, जैसे कि आपने सुना होगा कि वो पाकिस्तान में है, जो कि हिमालय का पार्ट है। तो यह बेसिक तौर पे आपका जो उगाया गया था हिमालयन की मतलब हिमालयन की श्रेणियों में नहीं, सुलेमान श्रेणी में किया गया था, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। गेहूँ और जौ के उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहाँ में पड़ता है तो बलूचिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल के उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह कबीर नगर के लहुरा देव में पाया गया है। तो आपने पता है कबीर नगर कहाँ पर है, तो कबीर नगर आपके यूपी में पड़ता है। तो कबीर नगर के लहुरा देव में चावल के उजाने का साक्ष्य मिला है और ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। तो सामान्य रूप से कृषि का विकास जो बेसिक तौर पे गारो तथा मध्य भारत के मतलब बेसिक तौर पे आगे आने के बाद बेसिक तौर पे जो कृषि का विकास हुआ था वह गारो और विंध्य की पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ था। लेकिन प्राचीन काल में बेसिक तौर पे इनके उपजाने का जो साक्ष्य होता है वह सुलेमान श्रेणियों के आसपास हमें मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु एवं इनकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये आपका गलत है। तो जैसा कि आपने पता है कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों के किनारे हुआ था और वह साल था लगभग 4700 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा और उनकी सहायक नदियों के बीच जो आपका बेसिक तौर पे नगरों का विकास हुआ था वह था आपका 2500 वर्ष पूर्व। तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है और सही होता है केवल पहला वाला कि केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो आप सभी ने पता है कि सोन जो है बेसिक तौर पे बिहार में पड़ता है और बिहार में का जो प्राचीन नाम था उसे हम लोग बेसिक तौर पे मगध के नाम से जानते थे। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। और यहाँ पे कोड दिया गया है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही होता है। इस प्रकार से सही आपका होता है सी वाला ऑप्शन कि 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। पहला कह रहा है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो कि लैटिन भाषा के मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकलता है। तो ये भी आपका पांडुलिपि के बारे में स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये भी आपका सही होता है। और चौथा कह रहा है कि पांडुलिपि केवल मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ये आपका गलत होता है। तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो डी वाला आपका सही नहीं है, क्योंकि बेसिक तौर पे आप जब साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर संस्कृत की जगह पे बेसिक तौर पे तमिल भाषा का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला स्टेटमेंट पांडुलिपि के बारे में सही नहीं है।
अगला जो क्वेश्चन है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कह रहा है वह कह रहा है कि, और यहाँ पे पूछा भी गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, आगे हम देखेंगे किस प्रकार से सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखकर पढ़ सके तथा उसका पालन कर सकें। तो अभिलेख बेसिक तौर पे इसीलिए खुदवाया जाता था। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब पहला गलत क्यों है? तो बेसिक तौर पे ऐसे लेख जो पत्थरों अथवा धातु के अवशेष की ठोस सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं वह अभिलेख कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अभिलेख केवल पत्थरों पर होता है। तो अभिलेख जो होता है पत्थरों और धातु के पत्रों पर भी, ठीक है, लिखा जाता है, धातु के पत्रों पर। तो यहां पर केवल लिख दिया है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपियों में लिखा गया है? तो यहाँ पर अशोक का जो कांधार से प्राप्त अभिलेख था वह बेसिक तौर पे यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया था। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला आपका कथन और कारण है। तो कथन आपका दिया गया है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है, जो कि कथन बिल्कुल आपका सही है। कारण ये कह रहा है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। तो ये भी आपका सही है। तो इसलिए आपका ए वाला स्टेटमेंट सही होता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण करता है। तो दोस्तों ये जो था आपका कक्षा 6 के इतिहास का पहला अध्याय था, जिससे कि कुल 8 प्रश्न थे। अब हम देखेंगे दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज, और इससे कुल 11 प्रश्न हैं। तो इस अध्याय से जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पूरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट खाद्य संग्रह होने का प्रमाण नहीं मिलता है? तो यहाँ पे दिया गया है कि नहीं मिलता है, तो वो जो है आपका सही ऑप्शन होता है चिरांद से। बेसिक तौर पे इस प्रकार के प्रमाण हमें बेसिक तौर पे नहीं मिलते हैं। बाकी भीमबेटका, हुस्गी और कुरनूल की गुफाओं से हमें इस प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। जानते हैं कि भीमबेटका, हुस्कू और कुरनूल की गुफाओं में मनुष्य आखेट और संग्राहक होने के प्रमाण मिलते हैं। और ये तीनों जो हैं पूरा पाषाणिक स्थल है। इन तीनों की अगर बात की जाए तो ये तीनों के तीनों जो हैं वह पूरा पाषाणिक स्थल हैं। जबकि अगर चिरांद की अगर बात की जाए तो चिरांद जो है वह नवपाषाणिक स्थल है। और भीमबेटका की अगर बात की जाए तो भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुक्सी जो है, हुक्सी और कुरनूल जो है वह तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो यहाँ पे जानिएगा कि भीमबेटका जो है नर्मदा नदी के किनारे है और हुक्सी और कुरनूल जो है वह कहाँ पर है आपका, कि तुंगभद्रा नदी के किनारे, यानी कि साउथ इंडिया में ये देखने को हमें मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित पूरा स्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पूरा स्थल है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा और कोल्डियवा और दाओजलिंग हेडिंग। तो यहाँ पर आपका जो है कि पूरा पाषाणिक स्थल जो है वह है आपका, ये सारे के सारे जो पांचों आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी के सभी जो है वह आपके पूरा पाषाणिक स्थल हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, कि आपके ये सभी आपका 9 पूरा पाषाणिक बेसिक तौर पे स्थल आपको मिलते हैं कि मेहरगढ़ जो है और आपका बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डियवा जो है ये सभी के सभी क्या हैं, 9 पाषाणिक पूरा स्थल हैं। अगला है कि पूरा पाषाणिक पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि उपयुक्त में से सही कथन का हमें चुनाव करना है। तो पहला कह रहा है कि पत्थरों के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान जो उद्योग स्थल था उसको हम लोग फैक्ट्री साइट कहते थे। तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पत्थरों के इन औजारों का निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता था। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, कि 1 और 2 दोनों के दोनों आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राग के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से हमें देखने को मिलता है? तो राग के जो साक्ष्य है वह बेसिक तौर पे कुरनूल की गुफा में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कुरनूल जो है वह बेसिक तौर पे कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, और यह साउथ इंडिया का बेसिक तौर पे एक स्थल आता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, कि राग के साक्ष्य हमें कुरनूल की गुफाओं में देखने को मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, तो ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है आपका कि गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो मध्य पाषाण युग के संबंधित जो जलवायु में परिवर्तन है उसके अकॉर्डिंग ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला कह रहा है आपका कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा उन 3 भागों में नहीं आता है। तो यहाँ पे कि जब प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे तो उसको 3 भाग कि पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, इसमें महापाषाण काल नहीं आता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बेसिक तौर पे डी। तो आप जानते हैं कि मानव सभ्यता के आरंभिक अर्थात आरंभिक काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास को जब पढ़ेंगे तो यह 3 पार्ट आपको मिलते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब यहाँ पे है कि महापाषाण काल जो है वह दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से बनी समाधि से संबंधित। तो महापाषाण काल किससे संबंधित है, तो दक्षिण भारत में बनी विशाल पाषाण खंडों से बनी समाधि से। और मानव का इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ जो है वह बेसिक तौर पे यह प्राग ऐतिहासिक काल में हमें देखने को मिलती हैं। तो महापाषाण काल को आप समझ गए कि महापाषाण काल क्या है, तो दक्षिण भारत में बनी विशाल पाषाण खंडों की समाधियों को महापाषाण काल कहते हैं। और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में। तो ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल्य चित्रकारी के लिए जाना जाता है। तो आपने नाम सुना होगा भीमबेटका का। तो भीमबेटका जो है वह प्राग ऐतिहासिक शैल्य चित्रकारी के लिए जाना जाता है। तो अगर बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ से प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकारी के कुछ सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। भीमबेटका में प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित बेसिक तौर पर हमें कई सारी जानकारी मिलती है। जबकि अगर हम बात करें अजंता की, तो अजंता तथा बाघ शैलकृत जो गुफाएं हैं यहाँ पर हमें बेसिक तौर पर मौर्य काल के बाद की हमें चित्रकलाएँ मिलती हैं। तो यहाँ पर कैसे, मौर्य काल के बाद की। और बात करते हैं अमरावती की, तो अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है जो कि शुंग कालीन है। तो अमरावती का स्तूप किससे है, शुंग कालीन से संबंधित है। तो भीमबेटका ही यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है। अगला यहाँ पर आपका मैच करना है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 में यहाँ पे विभिन्न कालों को दिया गया और उसके समय को दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका पूरा पाषाण काल है उसका समय क्या था। तो पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो उसका समय 20 लाख पूर्व से लेकर 12,000 पूर्व तक था। तो इस प्रकार से A का 2 होगा। मध्य पाषाण काल के अगर समय की बात किया जाए तो मध्य पाषाण काल का समय था 12,000 पूर्व से लेकर 10,000 पूर्व वर्ष तक था। महापाषाण काल समय की बात किया है तो महापाषाण काल का जो समय था वह था 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक। और उत्तर पाषाण काल की बात की जाए तो शुरुआत के 10,000 वर्ष पूर्व जो समय था वह क्या था, आपका उत्तर पाषाण काल था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कहा गया है कि किन स्थलों के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। तो यहाँ पे आपका है कि बेसिक तौर पे हमें जो बेसिक तौर पे मध्य पाषाण काल में जो हमें पत्थरों के औजार मिले थे उन्हें हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि केवल 2 वाला आपका सही है। तो जानते हैं यहाँ पे कि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व के समय को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया या आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इन दौरान बनाए जाते थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि हुंगसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि हुंगसी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही है।
दूसरा कह रहा है कि यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर के बनाए जाते थे। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है ए आपका, कि केवल पहला वाला आपका सही है। तो जानते हैं जैसा कि हुंसी जो है वह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है और यहाँ से प्राप्त कुछ पूरा स्थलों से अलग अलग कार्यों के प्रयोग किए जाने वाले औजार और मूर्तियाँ मिली हैं। हुंसी में अधिकांश जो औजार मिले थे वह पत्थरों के नहीं थे, वह किसके थे? बेसिक तौर पे चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, चूना पत्थरों से, न कि बलुआ पत्थरों से। तो इस प्रकार से आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त होते हैं, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कौन सा सही है। तो इस प्रकार से यह पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के पटने नामक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो ये भी आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों का चित्रांकन और इनसे मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है केवल सी वाला। तो बेसिक तौर पे अन्य जानकारियों के अगर बारे में बात करें तो भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम जो प्रमाण है वह पूरा पाषाण काल से मिले हैं, न कि नवपाषाण काल से। तो यहाँ पे क्या होगा आपका पूरा पाषाण, तो पूरा पाषाण काल से मिले हैं। यह अपने पटने नामक पूरा स्थल जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पटने नामक जो स्थल है वह कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत होता है। तो सही क्या है आपका? केवल तीसरा वाला सही है। तो दोस्तों ये जो था कक्षा 6 के इतिहास का दूसरा चैप्टर था। अब है कक्षा 6 के इतिहास का तीसरा चैप्टर जो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, और जिससे कि कुल 12 प्रश्न है। तो इनको देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो आप सभी ने पता है कि सबसे पहला जो पालतू जानवर था वह क्या था? कुत्ता था। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है वह सी होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पय्यमपल्ली में भी, हुल्लरू में भी, महागड़ा में भी, कुपक्राल में भी और बुर्ज होम में भी हमें बेसिक तौर पे शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन से पूरा स्थल जो है कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखता है? तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि कुनरुल। तो बेसिक तौर पे जो आपका कुनरुल है वहाँ से बेसिक तौर पे हमें कृषि व पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बाकी मेहरगढ़ हो गया, कोल्डिहवा हो गया, चिरांद हो गया, दाऊजली होर्डिंग हो गया, ये सभी के सभी जगहों पर हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका दिया गया है कि कौन नहीं रखता है। तो आपका कुनरुल जो है यहाँ पर हमें कृषि के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। और कुनरुल के बारे में मैंने आपको बताया कुनरुल कहाँ पर स्थित है? तो कुनरुल जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और इस काल में मनुष्य कृषि पालक के साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगला जो है हमें पूरा स्थलों की सूची दी गई है और उसकी अवस्थिति दी गई है। तो यहाँ पे मेहरगढ़ दिया गया है। तो आप सभी ने पता है कि मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कोल्डिहवा की अगर बात की जाए तो कोल्डिहवा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और चिरांद की अगर बात की जाए तो चिरांद जो है वह वर्तमान समय के बिहार में है। और गुप्तकाल की अगर बात की जाए तो गुप्तकाल वर्तमान समय का कहाँ पर है? तो आपके कश्मीर में है। तो इस प्रकार से ये आपका सही मैच होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका है कि मतलब कि यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह आपका है कि 3 और 4, यानी कि हुल्लरू जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है और पय्यमपल्ली जो है वह आपका तेलंगाना में स्थित नहीं है। बाकी महागढ़ा और बुर्ज होम जो है आपका सही सुमेलित है। तो अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं। तो जैसा कि आपने पता है कि महागढ़ा जो है वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश में स्थित है और इस पूरा स्थल से चावल व मवेशी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बुर्ज होम की अगर बात करें तो यह कश्मीर में स्थित है और यहाँ से गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी होने के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। हुल्लरू की अगर बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में नहीं, कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। और हुल्लरू जो है यहाँ से बेसिक तौर पे पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरियों और सूअर के साक्ष्य मिलते हैं।
और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि पय्यमपल्ली, तो पय्यमपल्ली वर्तमान समय के तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। और यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है बेसिक तौर पे कि आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि हुल्लूर जो है वह कर्नाटक और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है, परंतु एनसीईआरटी 6 की अगर बात की जाए तो इन दोनों स्थानों को कहाँ पे बताया गया है, आंध्र प्रदेश में बताया गया है। तो अब यहाँ पे वह आपका ये होगा कि वह किस चीज़ को मानते हैं। तो हुल्लूर और पय्यमपल्ली को एनसीईआरटी 6 में आंध्र प्रदेश में बताया गया है, जबकि सही स्थिति मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। बुरजोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कहा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि यहाँ के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को गर्तावास कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। आपने पता है बुरजोम कहाँ पे, कश्मीर में है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ से झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं, तो ये भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी कि 1 और 2 दोनों के दोनों आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्ण रूप से बंद हो गया था। तो ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी हल्का फुल्का नवपाषाण काल में भी पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि इस काल के औजारों के धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। तो यह बिल्कुल आपका सही है। तीसरा है कि इस युग में वनस्पति व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। तो ये भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो ये भी आपका सही है। तो आपका पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ए वाला आपका सही नहीं, क्योंकि बेसिक तौर पे पूरा पाषाणिक काल के औजारों को हम नवपाषाण काल में देखने को हमें बेसिक तौर पे मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कथन और कारण से है। और कथन कह रहा है कि नवपाषाण के लोग कपड़े बुनने लगे थे, बिल्कुल आपका सही है। और कारण कह रहा है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो कारण भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। तो मेहरगढ़ की अगर बात की जाए तो वह बेसिक तौर पे बोलन दर्रा में स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि मेहरगढ़ जो है वह बोलन दर्रे में स्थित है। और बेसिक तौर पे आपको मैंने बताया कि मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ पे, आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेसिक तौर पे यहाँ पर बेसिक तौर पे हमें मेहरगढ़ स्थित है। और ईरान से जाने के लिए बेसिक तौर पे यहाँ पर मेहरगढ़ का प्रयोग किया जाता था। और मेहरगढ़ में जो दर्रा पड़ता है वह क्या है, आपका बोलन दर्रा है। अगला भी आपका जो क्वेश्चन है वह कथन और कारण से है। और यहाँ पर है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है, कारण ये कह रहा है कि मेहरगढ़ के लोगों को मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो कारण भी आपका सही होता है। इस प्रकार से आपका ए वाला स्टेटमेंट सही होता है कि ए और आर दोनों को दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू मृतक के साथ दफनाया गया था। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे आप जब मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे होता है कि मेहरगढ़ में एक कब्र में बेसिक तौर पे पालतू जो दफनाया गया था वह क्या था, बकरी था। हमें ये देखने को साक्ष्य मिलता है। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा जाता था। तो बेसिक तौर पर आपका जो सही ऑप्शन होता है ये होता है कि बकरी को दफनाया गया था। इस सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन हुआ है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र की घाटी के पहाड़ी पे जो स्थित स्थल है पुरास्थलों में वह क्या है, दाओजली हेडिंग है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि यह आपके दाओजली। अब यहाँ पे बात करें दाओजलिंग हेडिंग, तो चीन और म्यांमार के जाने वाले रास्ते पर बृहत्तम मतलब कि बेसिक तौर पर एक बड़ी क्या है, घाटी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्टम और औजार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ट उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई होती है। यहाँ से मूसल, खरल जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज भी उगाते थे। दार्जिलिंग हेडिंग से जोडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है।
और पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया था। तो इसका मतलब यह था कि वो लोग चीन से भी अपने व्यापार को करते थे। तो यहाँ पे पूछा क्या है आपका कि ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित कौन सा एक स्थल है, तो क्या है दाउजली हेडिंग। तो दोस्तों ये था कक्षा 6 के इतिहास का पहला क्लास। हम सबसे पहले एक मतलब कक्षा 6 से 8 तक के हर एक मतलब एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको समाप्त करेंगे, और जब 6 से 8 तक का समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद 9 से लेकर 12 तक का अगला सेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।